गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। आज से बिरसा मुंडा क्लासेस में झारखंड पुलिस तथा झारखंड के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा हेतु जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज का जो टॉपिक है वो है विटामिन्स, है ना। इस टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं जो बराबर सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा आने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए विटामिन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखते हैं जो कि हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, है ना। तो ऑप्शंस हमारे पास है। फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन डी, सेकेंड विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ए। तो आइए देखते हैं इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विटामिन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विटामिन क्या होता है वो जानते हैं, ठीक है। विटामिन्स क्या होता है? तो विटामिन जो होता है ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो सामान्य कोशिका कार्य, वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं जो शरीर को ठीक से काम करने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं, ठीक है। और ये जो विटामिन होते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक वसा में घुलनशील और दूसरा पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि वसा में घुलनशील जो हैं वो कौन कौन सा विटामिन है ना। तो यहाँ पर देखते हैं, ये जो है वसा में घुलनशील जो विटामिन है, तो विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए है, विटामिन डी है, ठीक है, विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन ई है और विटामिन के है। यानी वसा में घुलनशील जो विटामिन्स है उसमें से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, है ना। तो वसा में घुलनशील, ठीक है। अब यहाँ पर ए, डी, ई, के है लेकिन यहाँ पर सी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो सामान्य तौर पर यहाँ पर देखते हैं हम लोग, सामान्य तौर पर केवल 4 वसा में घुलनशील विटामिन जो कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं, ठीक है। विटामिन सी जो है, विटामिन सी एक एस्कॉर्बिक एसिड है जो पानी में घुलनशील है और सभी को एंजाइम का अग्रदूत कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 2 प्रकार का, ठीक है, यहाँ पर 2 प्रकार का ये है, क्या बोलते हैं, विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक वसा में घुलनशील, वसा में जो घुलनशील होते हैं वो विटामिन ए क्या है, विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होता है। अब देखते हैं पानी में घुलनशील, है ना, पानी में घुलनशील जो
विटामिन है ना, पानी में घुलनशील, ठीक है, पानी में घुलनशील जो विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये पानी में घुलनशील है। ये बराबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है और बहुत बार पूछा भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। चलिए ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ, एक सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ठीक है, किस विटामिन की कमी से बेरी रोग होता है? ऑप्शंस हमारे पास है विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1, है ना। तो देखते हैं, आइए देखते हैं कि बेरी ये जो रोग होता है क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेरी रोग क्या होता है, ठीक है। बेरी जो रोग होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, थायमिन जो होता है यानी विटामिन B1, ठीक है, विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है ना। यह रोग अधिकतर उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पॉलिश किया हुआ चावल आहार का एक प्रमुख घटक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेरी रोग जो होता है वो थायमिन की कमी भी कहा जाता है, यानी विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से यह रोग होता है। बेरी रोग क्या होता है? बेरी एक बीमारी है जो विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। इसका लक्षण जो है, बेरी रोग का लक्षण है सबसे पहला कि आपको थकान होगा, शरीर में शून्यता आ जाएगी, शरीर में कमजोरी आ सकती है, हृदय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं तथा तंत्रिका क्षति हो सकती है ना। तो अगर इससे बचाव की बात किया जाए तो इसके लिए हमें संतुलित आहार जिसमें विटामिन B1 यानी थायमिन से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होना चाहिए, जैसे साबुत अनाज, बीन्स, मांस इत्यादि। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे स्क्रीन पर, नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए, है ना। नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। ऑप्शन जो है हमारे पास पेलाग्रा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी और ऑप्शन डी घातक एनीमिया, ठीक है। तो नियासिन जो है विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है ना। विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है ना। पेलाग्रा जो होता है, ये जो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा यह एक प्रणालीगत बीमारी है जो त्वचा, ठीक है, स्किन, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम और मस्तिष्क को प्रभावित करती है। इसका लक्षण ये की बात किया जाए तो दोस्तों इसमें डर्मेटाइटिस
यानी त्वचा पर चकत्ते दिखाई पड़ते हैं, डायरिया या दस्त हो सकता है, डिमेंशिया यानी मस्तिष्क की कार्य क्षमता में कमी और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन नंबर ए पेलाग्रा, यानी नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है? पेलाग्रा। ऑप्शन ए पेलाग्रा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यदि अदर ऑप्शन की बात किया जाए, तो ये रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है, ध्यान दीजिएगा। घातक एनीमिया जो होता है ये विटामिन B12 की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है। और जैसा कि पेलाग्रा जो जानते हैं वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो यहाँ पर नियासिन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए पेलाग्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका जो दिया हुआ है डिटेल से कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक बीमारी होती है। यह त्वचा और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। इसके लक्षणों में 3 डी शामिल हैं: डिमेंशिया, डर्माटाइटिस और डायरिया, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस करा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा थर्ड का ऑप्शन ए पेलाग्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन कोएंजाइम ए का घटक है ना। पूछ रहा है हमसे ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से यानी इनमें से कौन कोएंजाइम ए का घटक है। फर्स्ट ऑप्शन इज रेटिनॉल, बी ऑप्शन इज पैंटोथेनिक एसिड, सी ऑप्शन इज पायरिडॉक्सिन और डी ऑप्शन इज रेटिनोइक एसिड, है ना। देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो इनमें से यदि बात किया जाए तो इनमें से पैंटोथेनिक एसिड क्या है? ऑप्शन बी जो है पैंटोथेनिक एसिड, पैंटोथेनिक एसिड को एंजाइम ए, है ना, का घटक माना जाता है, जो कि विटामिन B5 का एक रूप है ना। तो पैंटोथेनिक एसिड क्या है? यह विटामिन बी का एक रूप है और यह एंजाइम ए का एक घटक है जो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, पैंटोथेनिक एसिड। यदि अदर ऑप्शंस की बात किया जाए, ठीक है, रेटिनॉल की यदि बात किया जाए, यहाँ पर यदि हम रेटिनॉल की बात करें तो यह विटामिन ए का एक रूप है। ठीक है, विटामिन ए का रूप है जो त्वचा और आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है ना। ठीक है, उसके बाद यदि पायरिडॉक्सिन की बात किया जाए, तो यह विटामिन B6 का, है ना, विटामिन B6 का रूप है जो कि क्या करता है? तंत्रिका तंत्र के कार्य और प्रोटीन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण होता है। यदि बात किया जाए रेटिनोइक एसिड की, तो रेटिनोइक एसिड जो है यह विटामिन ए का रूप है। क्या है? विटामिन ए का रूप है जो त्वचा और आँखों के लिए स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना, पैंटोथेनिक एसिड, है ना। आंसर जो हो जाएगा
आंसर ऑप्शन बी पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड करेक्ट। 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए तो पेंटोथेनिक एसिड का उपयोग कोएंजाइम ए के संश्लेषण में किया जाता है जो एक एसाइल समूह वाहक भी है। यह 2 मुख्य कार्य करता है। स्थानांतरण के लिए एक एसाइल समूह को सक्रिय करना और एसाइल समूह के हाइड्रोजन को सक्रिय करना। चलिए ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होती है किसके कमी के कारण होती है। कोबालामिन, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, फोलिकल एसिड किसकी कमी के कारण यह होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये होता है आपका B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है ना। यह एक तरह का एनीमिया है जिसमें क्या होता है, यह एक तरह का क्या है, एनीमिया है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और उनका आकार सामान्य से असामान्य हो जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो यह इनमें जो होता है इन बी विटामिनों का आहार में से कम सेवन होना, ठीक है, शराब का सेवन करना, कुपोषण, गर्भावस्था, हेमोलिसिस और हेमोडायलिसिस के कारण ये हो सकता है। इसका जो लक्षण हो सकता है, मेगालोब्लास्टिक का जो लक्षण हो सकता है, इसमें क्या होगा, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में कमी होना और लाल रक्त कोशिकाओं का आकार क्या हो जाना, असामान्य हो जाना। इसका इलाज हो सकता है, इसका इलाज विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने के लिए दवाएं ली जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा, B12 या फोलिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी फोलिकल एसिड या B12 या विटामिन B12, ठीक है। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, फोलिक एसिड की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जहां प्यूरिन और थायमिडिन का संश्लेषण कम हो जाता है, जिससे कोशिकाएं DNA बनाने और विभाजित होने में क्या हो जाती है, असमर्थ हो जाती है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए विटामिन B11, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B2। तो निम्नलिखित में से विटामिन B12 को किसको, इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन B12 किसको, B12 को कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B12 जो होता है, ठीक है, विटामिन
विटामिन B12 जो होता है यह एक महत्वपूर्ण जल घुलनशील विटामिन है जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है यह एक महत्वपूर्ण जल घुलनशील विटामिन है ना, विटामिन B12 जो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका तंत्र के कार्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 6 का ऑप्शन नंबर बी विटामिन B12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसकी जो डिटेल हमें देख सकते हैं। तो विटामिन B12 को कोबालामिन के रूप में भी जाना जाता है। यह विटामिन B11 यानी फोलिक एसिड, विटामिन B पायरिडॉक्सिन या विटामिन B राइबोफ्लेविन के साथ विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। चलिए, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास हमारे स्क्रीन पर एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड के बारे में गलत कथन को चिन्हित करें। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है यह ऑप्शन ए है, यह एक मजबूत अपचायक एजेंट है। ऑप्शन बी, यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। ऑप्शन सी, कोलेजन के प्रोलील और लाइसिल अवशेषों के हाइड्रोक्सिलेशन में शामिल है। और ऑप्शन डी है, एंटीऑक्सीडेंट गतिविधि दिखाता है। तो देखते हैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है, यह गलत है ना, क्योंकि पक्षी, मछलियाँ और मनुष्य जैसे कशेरुकी एंजाइम गुलानोलेक्टोन ऑक्सीडेज की कमी के कारण विटामिन सी को संश्लेषित करने में सक्षम नहीं है ना। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन जो है यह शरीर में संश्लेषित हो सकता है। यहाँ पे करेक्ट यह गलत है ना, यह गलत है, यानी ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्णक के रूप में भी कार्य करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है थायमिन, सेकेंड ऑप्शन है राइबोफ्लेविन, सी ऑप्शन है रेटिनॉल, डी ऑप्शन है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वह विटामिन जो हार्मोन और दृश्य वर्णक यानी विजुअल पिगमेंट दोनों की तरह कार्य करता है, रेटिनॉल है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जिसे विटामिन ए के रूप में भी जाना जाता है। इस रेटिनॉल को विटामिन ए के रूप में भी जाना जाता है, ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो विटामिन ए
यह वसा में क्या होता है, घुलनशील विटामिन है जो क्या करता है, जो दृष्टि, प्रतिरक्षा प्रणाली और कोशिकाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और क्या होता है, रेटिनोल शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है जो कोशिकाओं के विकास और भेदभाव को निर्देशित करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए, तो विटामिन ए को रेटिनोल के रूप में भी जाना जाता है। यह आइसोप्रेनाइड अल्कोहल है जो और दृष्टि, विकास, प्रजनन और उपकला ऊतकों के रखरखाव के लिए भी आवश्यक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है ना। यानी देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो विटामिन डी, यहाँ पर जो विटामिन डी यानी ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। विटामिन डी एक हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। सूर्य के प्रकाश का अल्ट्रावायोलेट घटक जो होता है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल पर पड़ता है तथा त्वचा में कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन D3 जो होता है में परिवर्तित हो जाता है। विटामिन D3 रक्त में अवशोषित हो जाता है और यकृत और गुर्दे में ले जाया जाता है, जहां एंजाइम की मदद से यह कैल्सिट्रियोल, है ना, यानी एक स्टेरॉयड हार्मोन बनाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, है ना। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें से देखिए, इसमें से जो विटामिन डी को क्या कहा जाता है, अग्रदूत, है ना, एक हार्मोन अग्रदूत हार्मोन प्रिकर्सर के रूप में भी कार्य करता है जो शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। विटामिन डी का अग्रदूत डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है जो त्वचा में सूर्य को प्रकाश के संपर्क में आने पर कोलेकैल्सिफेरॉल में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में भी माना जाता है क्योंकि यह शरीर के कई कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना। ठीक है। हड्डियों की वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यप्रणाली भी करता है ना। तो चलिए, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन 9 का डी विटामिन डी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे स्क्रीन पर, उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के बनाने में भाग लेता है ना। उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के यानी ब्लड क्लॉटिंग को बनाने में भाग लेता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन डी और ऑप्शन डी जो है फॉलिक एसिड। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं,
तो रक्त के थक्का जमने में, है ना, या बनाने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है ना, विटामिन के को थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन ई को क्या कहा जाता है? विटामिन के को क्या कहा जाता है? विटामिन के को थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है ना, थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो रक्त के थक्का बनाने में विटामिन के का महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि यह लीवर में कुछ प्रोटीनों के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो रक्त का थक्का जमाने में क्या करता है? मदद करता है। इसका महत्व जो है देख सकते हैं, यह शरीर को रक्त का थक्का जमाने और घावों को भरने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, विटामिन के विभिन्न रक्त के थक्के बनाने वाले कारकों के अनुवादोत्तर संशोधन में भूमिका निभाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसके लिए रक्त जमावट प्रोटीन के पूर्ण संश्लेषण की आवश्यकता होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है पूछ रहा है, रक्त के थक्के जमने में भाग लेने वाले विटामिन का नाम बताइए, है ना। क्वेश्चन पूछ रहा है रक्त के थक्के जमने में भाग लेने वाले विटामिन का नाम बताइए। ऑप्शंस हमारे पास 4 हैं, देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन डी और ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो विटामिन के होता है, विभिन्न रक्त के थक्के जमने वाले कारकों के अनुवादोत्तर संशोधन में भूमिका निभाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसके लिए रक्त जमावट प्रोटीन के पूर्ण संश्लेषण की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन के। तो रक्त के थक्के जमने के भाग लेने वाले विटामिन का नाम है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर देखते हैं क्या बोलता है। विटामिन के संरचनात्मक एनालॉग का नाम बताइए, जिसका उपयोग थक्का रोधी के रूप में किया जाता है ना। तो ऑप्शन जो है हमारे पास वारफेरिन, टोकोफेरोल, एर्गो कैल्सीफेरोल और बीटा कैरोटीन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वारफेरिन, है ना, वारफेरिन, या इसको कॉमाडिन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कॉमाडिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो वारफारिन जो होता है, वारफेरिन या वारफारिन जो होता है, या कॉमाडिन जो होता है, एक विटामिन
के एंटागोनिस्ट है, जिसका इस्तेमाल खून पतला करने में किया जाता है। ठीक है। और वारफारिन के प्रभावों को कम करने के लिए विटामिन के से हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए, बचाव करना चाहिए। तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? वारफेरिन। वारफेरिन। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये जो होता है वारफेरिन एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला चूहे का जहर है, जो प्रोथ्रोम्बिन के विटामिन के निर्भर कार्बोक्सिलेशन को रोकता है और चिकित्सकीय रूप से थक्का रोधी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक अन्य थक्का रोधी डाइकोओमारोल है, जो कौमोरिन का व्युत्पन्न है। चलिए, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है आप लोगों को आई होप अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से ही हमें ऊर्जा और ताकत मिलती है दोस्तों। ठीक है। तो आज की सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को जोहार।